लास्ट वीडियो में हमने कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ ही हमने जो पढ़ी थी इम्पोर्टेंट थ्योरी ओपेरिन हार्डेन थ्योरी। इस ओपेरिन हार्डेन थ्योरी को प्रूव करने के लिए यूरी और मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था। यूरी जो था ये स्टूडेंट था और मिलर इसके टीचर। इन दोनों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम दिया यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव कर रहा है ओपेरिन हार्डेन थ्योरी को किस प्रकार से करता है। देखते हैं, हमने जब पढ़ा था ओपेरिन हार्डेन थ्योरी में कि सबसे पहले जो नॉन लिविंग मैटर है उससे किस प्रकार से एक लाइफ की स्टार्टिंग हुई है। तो हमने पढ़ा था CH4, NH3, H2 और H2 ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और अमीनो एसिड जो है वो आगे जाके बनाती है प्रोटीन्स और RNA। और प्रोटीन्स और RNA मिलकर क्या बना देते हैं? सेल। हमने कहा था कि सबसे पहले जो सेल का निर्माण हुआ है उसमें प्रोटीन और RNA से वो मिलके बनी हुई है। अब देखो, इन्होंने इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट जो था ये इस चीज़ को बता रहा है कि जिस टाइम पर सबसे पहले लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई थी उस लाइफ की स्टार्टिंग के दौरान जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस समय यहाँ करेंगे लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो इन्वायरमेंट है वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, यानी कि फ्री कोई ऑक्सीजन नहीं है। और फ्री ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। तो उन्होंने इस प्रकार से जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये फ्लास्क ले रखा है जिसमें वाटर भरा हुआ है। और यहाँ इसको जो है बीकर के द्वारा इस बीकर को क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी? वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी। और ये वाष्प होती हुई कहाँ जाएगी? इसके अंदर। वेपर कहाँ आ रही है? यहाँ। अब आप याद करो कि जब हमने ये पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जब लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी उस समय जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, केवल वेपर फॉर्म में था, केवल वाष्प के रूप में था। ये अपनी बात हो चुकी। तो वो वेपर जो है वो यहाँ इसके अंदर आ गई। इसमें हमने पहले से क्या ऐड कर रखा है? मेथिल ऐड कर, अमोनिया और H2। मेथेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जो मेथेन है, अमोनिया है और H2 है, इसका रेशियो क्या है? तो आपको सीधा सा याद रखना है कि अमोनिया जो है उस अमोनिया कितना है? 1 और बाकी दोनों क्या है? 2। तो 2:1:2 है। अब इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट बनाया है इसको 18 दिन तक कंटिन्यू नहीं किया है। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये बना रखा है फ्लास्क, इसमें ये सब लेने के बाद में जो इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड से क्या किया? इनमें डिस्चार्ज करवाया। और डिस्चार्ज करेगा तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर बनेगा। और टेम्परेचर इन्होंने कितना बनाया है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये आपको याद रखना। अब 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमारे पास में मेथेन भी है, अमोनिया है, H2 है। और यहाँ पर क्या आ गया? H2O। किस फॉर्म में आया? H2O वेपर फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखो कि ये सारा मिक्स हो रहा है। यहाँ पर मिक्स होने के बाद में ये नीचे यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस साइड से ठंडे पानी को इसके अंदर डाला जा रहा है ताकि ये जो यहाँ से जो केमिकल या जो भी यहाँ मैटर बना हुआ है वो जब इसके अंदर आएगा तो बहुत इतने टेम्परेचर पे आ रहा है। तो इसको ठंडा करने के लिए क्या किया है? यहाँ से कोल्ड वाटर का इसके अंदर यूज किया गया है। और ये कोल्ड वाटर यहाँ से इसके अंदर आएगा, इसको ठंडा करेगा और यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। अब देखो, बाकी ठंडा होने के बाद यानी कि पूरा किस रूप में है? वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। तो वेपर यहाँ से नीचे आएगी, ठंडी के लिए ठंडा कर रहा है इसको। ठंडी होने के बाद में ये यहाँ से घूमता हुआ कहाँ जाएगा? इस ट्यूब में वापस इधर आ रहा है। तो अब हमने क्या किया? ये सारा करने के बाद इसको कितने दिन तक रखा गया? 18 दिन तक रखा गया। अब 18 दिन के बाद क्या किया गया कि यहाँ से जो लिक्विड बना है ये सर्कल चलता रहा। और 18 दिन बाद में इसमें से एक सैंपल के रूप में हमने क्या लिया है? एक इसमें से लिक्विड निकाल लिया। ये देखो, ये हमने यहाँ से इसको ओपन किया और सैंपल इसमें ये देखिए। अब ये जो सैंपल है ये किसके लिए लिया हमने? केमिकल एनालिसिस के लिए लिया। अब केमिकल एनालिसिस के लिए जो हमने ये सैंपल लिया है इसमें क्या हुआ कि जब हमने बात करी है कि जो सबसे पहले जो सेल बनी है उस सेल में क्या क्या है, तो इसके अंदर ग्लाइसिन है, एमिनो एसिड वगैरह है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या क्या पाया गया? ग्लाइसिन, एमिनो एसिड,
ऐसे पदार्थ जो एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इस केमिकल में या इस सैंपल में पाए गए। और इससे क्या साबित होता है कि यदि ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर हम ये सारी चीज़ें रखते हैं तो हमारे पास में एक सेल में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर मिलेंगी। इस एक्सपेरिमेंट में आपको इतना ध्यान रखना कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक तो वो ये है कि कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लिया गया था और किस अनुपात में लिया गया था, कितने दिनों तक रखा था और टेम्परेचर कितना था। 800 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में जो सैंपल लिया है उसमें क्या मिला, ग्लाइसिन मिला है और एमिनो एसिड मिला है। उसके बाद में सबसे पहले जो सेल बनी है उसको आपने क्या नाम दिया था, प्रोटोबायोट। और इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट सेल, इसको क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। और ये इसकी प्रकृति नेचर कैसा है, हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन नहीं बना, आप खुद न बना के किसी दूसरे से ले रहे। अब देखो हेटेरोट्रोप्स नेचर जो है, उस हेटेरोट्रोप नेचर की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई थी 2 बिलियन ईयर पहले। और 2 बिलियन ईयर होने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ये कोई सेल है, क्या हम कह सकते हैं प्रोटोबायोट है, और ये प्रोटोबायोट बाहर का जो मीडियम है उस मीडियम से वो ग्लूकोज को अंदर क्या कर रही एंटर कर रही है। उसके बाद में ये लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। इसके अंदर खुद में अपना भोजन या जो फूड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है हमने, हेटेरोट्रोप्स नेचर है इसका। प्रोटोबायोट पहली कोशिका जो प्रोकैरियोट्स है और इसका नेचर कैसा है, हेटेरोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स नेचर क्या होता है वो हमने देख लिया है कि हेटेरोट्रोप्स नेचर क्या है, ये बाहरी मीडियम जो है उससे अपना भोजन ले रही। अब यदि हम बात करते हैं ऑटोट्रोप्स की, तो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि वो बाहर से किसी दूसरे मीडियम से अपना भोजन न लेके कुछ साधनों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहा है। जैसे ऑटोट्रोप्स में देखो सबसे पहले बात करेंगे कीमो ऑटोट्रोपस। और कीमो ऑटोट्रोप्स जो है रसायन संश्लेषण को बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज यहाँ पर नहीं करेंगे। और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ सोर्स होते हैं, यानी कि जहां पर जो H2 है सबसे पहले उसका यूज नहीं हुआ था, सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर का यूज करता है, आयरन बैक्टीरिया जो आयरन का यूज करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम कह रहे हैं नाइट्रोजन बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन का यूज करता है। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स, या सीधा आप ऐसे भी कह सकते हो कि रसायनों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कहेंगे रसायन संश्लेषी कीमो ऑटोट्रोप्स है। और ये आपको एग्जांपल के रूप में याद रखना है, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फोटो ऑटोट्रोपस। देखो फोटोट्रोप प्रकाश संश्लेषी जो है कि प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, फोटोट्रोप जो बैक्टीरिया है स्टार्टिंग के दौरान यदि बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन को ये भी रिलीज नहीं करता है, और ऑक्सीजन को ये रिलीज नहीं करता है तो ये यहाँ पर यूज क्या कर रहा है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और यहाँ पर ये जो रिलीज करेगा वो सल्फर को रिलीज करेगा, क्योंकि H2 का रिलीज नहीं हो रहा है, H2S का यूज हो रहा है, तो H2 यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी इसके अंदर, और यहाँ से सल्फर ये क्या हो जाएगी, सल्फर रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि देखो H2S है, सल्फर को यहाँ से इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। यानी कि फर्स्ट टाइम पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब यूज हुआ H2O, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि H2O तो क्या आ गया, बैक्टीरिया के लिए काम आ गया, और ये जो ऑक्सीजन यहां पर हम कह रहे हैं, ये ऑक्सीजन यहां पर क्या होगी, फ्री। तो फर्स्ट टाइम O2 रिलीज हुआ। ठीक, आज लास्ट जो लेक्चर था अपना उसमें हमने यूनिट से संबंधित काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट थे उन सबको हमने डिटेल से पढ़ लिया है, और उनमें से हमने ये भी जो देखा है कि किस प्रकार से एक लाइफ जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पृथ्वी पर हुआ। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के जो प्रमाण की हम बात करते हैं कि वास्तव में एक्चुअल इवोल्यूशन जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है या कैसे हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए कुछ एविडेंसेस हैं हमारे पास, उनको हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार हम सबको एक साथ देख लेते हैं कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये वो एविडेंस है जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत पुराने समय में, काफ़ी लाखों सालों पहले बहुत सारे ऐसे जीव थे जो थे लेकिन आज नहीं है, और वो
मर गए तो उनके जिंदा होने के कुछ उनकी जो बोन्स वगैरह है जिनको फोसिल्स कहते हैं वो हमें आज भी मिलते हैं। उसके बाद में सेकंड है होमोलोगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस और एनालॉगस यानी कि होमोलोगस का मतलब क्या हो जाएगा, समजात और समवर्ती जो संरचनाएं हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं उनके अंदर पाई जाती है लेकिन उनका काम अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर या ओरिजिन है वो सेम है लेकिन उनका काम अलग है, कुछ का ओरिजिन अलग है लेकिन काम सेम है। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे, होमोलोगस और एनालॉगस। वेस्टिजियल ऑर्गन, आज भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कुछ वेस्ट ऑर्गन पाए जाते हैं जिनका पहले काम आता था लेकिन आज नहीं आता है। जैसे अभी हम बात करते हैं ह्यूमन जो चाइल्ड होता है, कुछ ह्यूमन एम्ब्रियो से होते हैं जिनमें टेल पाई जाती है, तो वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। विजडम टीथ जो है वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। प्रोटीन होमोलॉजी, प्रोटीन होमोलॉजी को हम समझ सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के जो सेल्स हैं या दो अलग अलग स्पीशीज के हम कह सकते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के हम कह सकते हैं, उन दोनों की प्रोटीन के अंदर, दोनों की प्रोटीन के अंदर जो डिफरेंस है, इनके अंदर जो अंतर यहाँ बन पा रहा है वो एक हम कह रहे हैं कि सेम है लेकिन अंतर है कुछ ऐसे कि जो डिफरेंट होने के बावजूद भी दोनों क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन होमोलॉजी। उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ एनिमल्स देखे और एनिमल्स में हम जाइगोट फॉर्मेशन से बात करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन से हम बात करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले जाइगोट सबसे बनता है। अब जाइगोट से आगे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस समय कुछ समय तक हम ये डिफरेंट अंतर नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर ये डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो कौन सी स्पीसीज का है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, सेम है और सारे के सारे सेम हैं, तो इसे हम क्या करें, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, उसका जन्म होने के बाद वो ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद में नेचर उसको अपने आप पास में रखने का सिलेक्शन कर रही है। क्या कहने का मतलब हम ये कैसे करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रकृति में रहने लायक है या नहीं, यदि वो इसमें रहने लायक है तब तो प्रकृति उसको सेलेक्ट करेगी और यदि वो नहीं है तो उसको क्या करेगी, नष्ट कर देगी, मार देगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी एक एनिमल है और एक जो एनिमल है उस एनिमल के 6 बेबी। अब हम देखते हैं कि जब एनिमल के जो बेबी हुए थे उस समय 6 बेबी किसी के थी, 6। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो 6 बेबी हैं उनमें से आज 2 महीने बाद में उसके बाद में कितने बेबी हैं, 2 ही बच्चे जिंदा हैं और 4 क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसको हम कह सकते हैं कुछ शिकारियों ने मार दिया, कुछ फिजिकली इतने फिट नहीं थे कि वो अपना भोजन या अपने आप किसी शिकारी से बचा पाए, तो 2 ऐसे थे जो तेज दौड़ सकते थे, खाने में एक्सपर्ट थे, तो ये क्या है, जिंदा है और 4, यानी कि जो सर्वाइव करेगा वही जिंदा रहेगा और जो सर्वाइव करके जिंदा रहेगा उसी को प्रकृति क्या करती है, सिलेक्ट करती है। उसके बाद में लास्ट आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक तो नेचर खुद कर रही है, एक मनुष्य खुद करवा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ कीटनाशक ऐसे हैं जिनको हम कीड़ों पे डालेंगे, कीड़े नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वही कीटनाशक हम बार बार उसी स्पीशीज पे डाल रहे हैं तो कुछ समय बाद में ऐसा होगा कि उस कीटनाशक का उस इंसेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस कीट ने उस कीटनाशक के प्रति क्या कर लिया, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ प्रतिरोध बना लिया, अब वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। या हम कह सकते हैं जैसे ह्यूमन जो है, ह्यूमन डॉग जो है, ह्यूमन क्या कर रहा है, डॉग की जो स्पीशीज है उसकी अलग अलग वेराइटी को बना रहा है, तो ये प्रकृति तो नहीं बना पा रही। यानी कि मनुष्य जब 2 से 3 साल के अंदर एक नई स्पीशीज या नई किस्म को, नई वेराइटी को बना लेता है आर्टिफिशियली, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के पास तो बहुत सारा समय पड़ा है, बहुत सारा समय था और आगे भी है। तो ये क्या, जब एक ह्यूमन जो है वो 2 से 3 साल में नई वेराइटी को बना रहा है आर्टिफिशियली, तो क्या प्रकृति नेचुरली 10 साल में, 100 साल में या हजारों सालों में क्या एक नई स्पीशीज नहीं बना सकती। तो ये हमारे जो एविडेंसेज हैं इनको हम पढ़ने को डिटेल से पढ़ेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इसमें एक बार आप देखना कि ये जो होमोलोगस और एनालॉगस है ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज याद रखने और नेचुरल सिलेक्शन, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट।
बात कर रहे थे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के दौरान जो पहला अपना पॉइंट है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में अभी मैंने आपको कहा था कि फॉसिल्स जिनको हम बोल रहे हैं जीवाश्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवाश्म की। जीवाश्म होता क्या है? ठीक है, जीवाश्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में लाखों हजारों साल पहले, मिलियन ईयर पहले क्या था कि कोई हमारे पास में कोई भी एक एनिमल था या कोई भी ऐसी स्पीसीज मिलियन बहुत सालों पहले जिंदा थी और वो किसी कारण से नष्ट हो गई और आज हमें उसका कुछ अवशेष मिल रहा है। और अवशेष देखो दो प्रकार के होते हैं कि यदि हम बॉडी की बात करते हैं, चाहे ह्यूमन की ले लो या फिर किसी भी एनिमल की या प्लांट की हम कह सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी जो है उस ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के मैटर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। अब आप समझ पा रहे हैं कि हार्ड और सॉफ्ट में किसके लिए यूज करूं? हार्ड जो पार्ट है उनमें हम कह सकते हैं कि जैसे बोन है, ये जो ह्यूमन की जो बोन है हार्ड पार्ट होगा। इस बोन के ऊपर जो मसल्स होती है ये सारी मसल्स क्या है? सॉफ्ट पार्ट। अब आप इमेजिन करो कि यदि कोई बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी को हम जमीन में दबा देते हैं तो कुछ समय बाद में उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएगी। मसल्स क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी और बचेगी क्या? उसकी बोन्स बचेगी। तो हमने यहाँ लिखा है कि रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको हम कहें कि बहुत सालों पहले वो जिंदा थे और उनके हार्ड पार्ट जो हैं वो हमें आज मिल रहे हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स, जीवाश्म। जीवाश्म के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत प्राचीन समय में रहने वाले जीव जो आज नहीं है लेकिन उनकी बॉडी के कुछ हार्ड पार्ट्स हमारे पास में प्रेजेंट है, उनको हम नाम देते हैं जीवाश्म, फॉसिल्स कहते हैं। अब यदि हम बात करते हैं फॉसिल्स के, नंबर ऑफ फॉसिल्स की, कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की सतह पे यदि हम बात करते हैं कि फॉसिल्स है, जीवाश्म है, उनकी मिलने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा कहाँ होती है? तो नंबर ऑफ फॉसिल्स में पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सॉइल हैज लेसर फॉसिल्स। जैसे इसको समझने के लिए हम करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी जो है, ये हमने पृथ्वी का एक सेक्शन यहाँ पे लिया है, ये वो सरफेस है जिसके ऊपर हम रहते हैं और जब हम इसमें अंदर से गड्ढा खोदेंगे तो इसके नीचे की सरफेस यहाँ पर हमें मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरी सरफेस जो हमें दिखती है उस सरफेस की यदि हम बात करें तो ये वहीं पे क्या रहते हैं? हम रहते हैं, एनिमल रहते हैं, पेड़ पौधे सब होते हैं। अब ये यहाँ पे हम करें कि लोअर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा किसे कहेंगे कि हमने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया और अंदर तक चले गए, ये वाला, या इसकी जो नीचे की जो सतह है उसको क्या करें? लोअर स्ट्रेटा। और लोअर स्ट्रेटा जो होता है उसके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं? तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। ये देखो लेसर फॉसिल्स, बिकॉज जो एनिमल्स थे या जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? ऊपरी सरफेस पे रहते हैं, मरेंगे भी वहीं पे और हो सकता है कि कुछ गहराई तक वो चले जाएंगे, बहुत गहराई तक नहीं जा पाते, पहली बात। और दूसरा अपर स्ट्रेटा। अब यदि एक खुदाई हम यहाँ की नीचे की ओर कर रहे हैं और एक खुदाई हम यहाँ पर करेंगे, इसको आप कह सकते हो लोअर और इसको आप कह दोगे अपर स्ट्रेटा। अब हम बात करते हैं कि हमने एक तो खुदाई की है वो यहाँ तक की है और एक हमने जो खुदाई की है वो यहाँ तक की है, तो हमें ज़्यादा संभावना है, यानी कि जो फॉसिल्स हैं उनकी मिलने की संभावना ज़्यादा कहाँ होगी? लोअर स्ट्रेटा में या फिर अपर स्ट्रेटा में? कहाँ होगी? अपर स्ट्रेटा में। आई बात समझ? उसके बाद में करते हैं नेचर ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म की प्रकृति की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटा है एक ही स्ट्रेटा, यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो हमने पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा है उसमें ये इस प्रकार से क्या बनेंगे? इसके इस तरह बनेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4 नंबर इस तरह के, ऐसे कंटिन्यू 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो देखो सेकंड वाला जो स्तर है इसके अंदर जो जीवाश्म हमें यहाँ 2 प्रकार के जीवाश्म मिले हैं, इन दोनों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। ये हमने कि एक जो स्ट्रेटा है या प्रत्येक जो स्ट्रेटा है इसमें अलग है, इसमें अलग होगा, इसमें सच स्ट्रेटा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। ये बात होगी नेचर ऑफ फॉसिल्स की। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो इवोल्यूशन है
इवोल्यूशन को समझने के लिए पहले के टाइम में और आज के टाइम में जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उनमें से हम देख के बता सकते हैं कि हाँ पहले कुछ ऐसा था और आज ये ऐसा हुआ है। तो इसके लिए डिस्पेरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स यानी कि पुरानी और आज की जो फॉर्म है जो इसकी फॉसिल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से हमें क्या मिला है। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है यानी कि घोड़े का जो विकास की हम बात करते हैं तो घोड़े के विकास के जो जितने भी प्रमाण हैं या जीवाश्म हैं वो आज हमारे पास में प्रेजेंट है कि पहले के टाइम में जो घोड़ा था उसके खुर न होके क्या थे अंगुलियां टाइप की जैसे थी, लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया, उसकी हाइट भी बढ़ी और उसकी जो अंगुलियां हैं उसमें कन्वर्ट हो गई, खुरों में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब बात करें हम मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक की यदि हम बात करते हैं तो फिश जो है सबसे पहले बात करते हैं कि फिश और एम्फीबिया। सीधी सी बात है, सबको पता है कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड यही तो है। अब देखना है यहां पर क्या है कि फिश जो है और एम्फीबिया इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट। फिश ओनली पानी में रहती है, एम्फीबिया पानी में रहता है और बाहर स्थिति में रहता है। अब इन दोनों के बीच की जो लिंक है एक सिलोगेंट मछली जिसमें इन दोनों के क्या है लक्षण। क्लियर? अब देखो इसको हमने क्या नाम दे दिया, कनेक्टिंग लिंक है। दूसरी बात कर लेते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया से क्या बना है रेप्टाइल, रेप्टाइल से क्या बना है बर्ड बना है। अब देखो रेप्टाइल हमारा तो मेन पॉइंट है वो है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्या होता है? मिसिंग लिंक का मतलब पहले था लेकिन आज नहीं है। तो रेप्टाइल और बर्ड इसमें आपका बात जानने का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स का कंकाल मिला है और उस कंकाल को यदि आप देखते हैं तो उसमें रेप्टाइल के भी लक्षण हैं और बर्ड्स के भी लक्षण हैं। और वो पहले था लेकिन आज नहीं है और आज नहीं है तो उसको किसमें ऐड किया गया है मिसिंग लिंक के अंदर ऐड किया गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है हमने फॉसिल्स की अपनी बात की है। फॉसिल्स क्या है कि बहुत सालों पहले रहने वाले जीव जो आज किसी कारणवश मर गए, दब के नष्ट हो गए, उनके जीवाश्म हमें मिलते हैं हार्ड पार्ट के रूप में जो हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या करें जीवाश्म कहते हैं। नंबर ऑफ फॉसिल्स लोअर में क्या होता है कम होता है, अपर में क्या होता है ज़्यादा होता है। नेचर ऑफ फॉसिल्स की हम बात करते हैं तो प्रत्येक जो स्तर होता है उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकृति के क्या मिलते हैं फॉसिल्स मिलते हैं। और इसमें यदि हम प्रेजेंट और फास्ट फॉर्म जो है फॉसिल्स की बात करते हैं तो हॉर्स का जो विकास है इवोल्यूशन है उसमें हॉर्स के हमारे पास में सारे प्रमाण उपस्थित है। मिसिंग लिंक की बात करते हैं तो मिसिंग में फिश हो जाएगा, फिश से किस क्या बना है एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड। क्लियर?